नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती। आपका मैं संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको जानकारी मिल गया होगा, यानी कि पिछले दिन 21 मार्च 2024 एक ऐतिहासिक दिन बना भारत के इतिहास में। मैं क्यों कह रहा हूं ऐतिहासिक दिन? वह इस लिहाज से कि स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि पद पर रहते हुए किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, और वे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे, आम आदमी पार्टी के संयोजक। अब यहां पर यह मसला है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया। अब किस मामले के तहत गिरफ्तार किया, क्या उन पर मामला है, और अब गिरफ्तार करके ईडी जो है, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज दोपहर में यह मामला हुआ है कि कोर्ट में पेशी की गई है, रिमांड की बात की गई है। तो किस तरह से ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़ा है, उन पर क्या आरोप है, इस पर पूरे विस्तार से हम चर्चा कर लेंगे। एक जो सबसे अहम बात हमारे चर्चा का होने वाला है वह यह कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से अपनी सरकार चला सकते हैं, क्या वहीं से कैबिनेट को संचालित कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन विभाग कोई भी उनके पास नहीं है, पोर्टफोलियो नहीं है। तो यहां पर यह मामला होगा कि क्या कैबिनेट की मीटिंग अब जेल से चलेगी। इन सब बातों को देखना होगा। एक बात और देखना होगा कि क्या संभव है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ठीक है, इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अब यहां पर देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों, ये जो आप यहां पर देख रहे हैं, प्रवर्तन निदेशालय ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल अरेस्टेड, अदर हाई प्रोफाइल अरेस्ट इन द एक्साइज पॉलिसी केस। अदर हाई प्रोफाइल क्यों कहा गया है? क्योंकि इससे पहले अगर आप जानते हैं कि कई राजनेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है ईडी के द्वारा। हाल ही में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि गिरफ्तारी से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से, और चंपई सोरेन अभी झारखंड के नए मुख्यमंत्री हैं। चलिए विस्तार से जरा इन चीजों को देखते हैं कि मुद्दा क्या है। जैसा कि सबसे पहले देख लीजिए कि गिरफ्तारी का पूरे देश भर में विरोध किया गया है विभिन्न विपक्षी नेताओं के द्वारा, और सभी ने कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी संबंधी याचिका दायर की गई थी। कहा गया था कि हम तुरंत ही इस फैसले पर सुनवाई चाहते हैं, लेकिन अभी अभी ये खबर आई है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये अर्जी जो है, याचिका जो है, सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया गया। आप नेता आतिशी हैं, उनका कहना है कि हमें खबर मिली है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ये कल रात की बात है। ठीक है, हमने हमेशा कहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। अब यही मुद्दा है कि क्या ये जेल से सरकार चलाएंगे। ठीक है, क्या ये कैबिनेट की मीटिंग जेल से करेंगे? अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या यहां पर कहती है। इसलिए हम देखेंगे इस मसले को, जरा इसके कानूनी प्रावधान को समझ लेंगे, संवैधानिक प्रावधान को हम समझ लेंगे। ठीक है, देखिए, यदि कोई सरकारी अधिकारी है वह जेल जाता है तो उसको निलंबित कर दिया जाता है, उसको पद से हटा दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन राजनेताओं के केस में इस तरह की स्थिति नहीं देखी गई है। फिर किस तरह से संविधान कहता है, राष्ट्रपति को लेकर के, उपराज्यपाल को लेकर के, प्रधानमंत्री को लेकर के, मुख्यमंत्री को लेकर के संविधान का क्या कहना है, कानून का क्या कहना है, उस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले जो आप सब यहां पर जानना चाह रहे होंगे, ये बात तो हम सब ने सुन लिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, गिरफ्तार ईडी के द्वारा उन्हें कर लिया गया है। लेकिन मुद्दा क्या था, किस केस में ऐसा हुआ? आप जानते हैं कि लंबे समय से ईडी उन्हें समन दे रही थी। 9 समन पहले भी दे चुकी थी। वे समन के मिलने के बाद वहां नहीं गए थे पूछताछ के लिए। 10वां समन फिर उन्हें दिया गया, और फिर 10वें समन में बातचीत की गई, उनसे पूछताछ की गई। उसके तुरंत बाद उनके घर से ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया कल रात में। तो ये मुद्दा है, घटनाक्रम हो गया। लेकिन जरा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं, कहानी क्या है, इसके पीछे मुद्दा क्या है। देखिए, दिल्ली सरकार जो है एक नई नीति लाई थी, और ये नीति जो है शराब से संबंधित है। ठीक है, यानी कि लीकर पॉलिसी लाई गई थी, नई शराब नीति इसे कहा गया, न्यू लीकर पॉलिसी। और ये जो है वह 7 नवंबर 2021 को लाया गया। अब जाहिर सी बात है, न्यू लीकर पॉलिसी लाई गई तो जाहिर सी बात है पिछली जो लीकर पॉलिसी थी उसमें कुछ बदलाव किया गया होगा। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया कि 100% दिल्ली की जो शराब की दुकान है वह प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। यहां पर समझ लीजिए ठहर के, यानी कि पहले जो दिल्ली के शराब की दुकानें चलाई जाती थी उसमें कुछ दुकानें जो है वह प्राइवेट सेक्टर के द्वारा और कुछ दुकानें जो है सरकार के द्वारा चलाया जाता था। लेकिन यहां पर क्या कहा गया, नई शराब नीति के तहत इसमें जो 100% शराब की दुकान है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। अब यहां से फिर मुद्दा शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है, दिल्ली के मुख्य सचिव इन्होंने क्या किया, उपराज्यपाल एलजी को जाकर के कुछ बातें बताई, एलजी को रिपोर्ट सौंपा। अब देखिए
यहां पर आप जानते हैं चूंकि दिल्ली जो है यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, इसकी जो स्थिति है उसे समझ लीजिए, यूनियन टेरिटरी है और यहां पर असेंबली होता है, ठीक है। जैसे कि पुट्टीचोरी में भी असेंबली है, जैसे कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है लेकिन वहां पर असेंबली है, भले ही अभी तक वहां पर चुनाव नहीं हो पाया है। इसी तरह दिल्ली के हालात हैं। तो यहां पर जो है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि आप जानते हैं राज्यों में राज्यपाल हुआ करते हैं और यूटी में एलजी हुआ करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल हुआ करते हैं। तो दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं ये उपराज्यपाल के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि देखिए ये जो नई शराब नीति बनाई गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, इसमें बड़े स्तर पर धांधली हुआ है, नियम कानून का उल्लंघन किया गया है। और इस तरह से ये एक रिपोर्ट इनको देते हैं 8 जुलाई 2022 को। यहां से मामला फिर आगे बढ़ जाता है। जब इसकी बात आती है सामने तो दिल्ली के उपराज्यपाल क्या करते हैं, इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को सिफारिश कर देते हैं, ठीक है। अब मामले की जांच जो है 22 जुलाई 2022 को सीबीआई तक पहुंच जाती है, ठीक है। 28 जुलाई 2022 को नई शराब नीति रद्द कर दी जाती है। किसके द्वारा? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि एक बात समझ लीजिए कि नवंबर 2021 में न्यू लिकर पॉलिसी लाया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। विरोध हुआ, कहा गया धांधली हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सीबीआई तक मामला पहुंच गया एलजी के द्वारा। फिर क्या हुआ, 28 जुलाई 2022 तकरीबन जो आप कह सकते हैं 6-7 महीने बाद इस पॉलिसी को, जो नई शराब नीति आया था, उसको दिल्ली सरकार ने खुद ही रद्द कर दिया। अब इसके कारण दिए गए कि रद्द क्यों किया गया। कहा गया कि नीति के क्रियान्वयन में अनियमितता बरती गई है, नीति निर्माण में जो है प्रक्रियात्मक कमियां देखी गई है, ठीक है। यहां पर एलजी का भी निश्चित तौर पर इसे रद्द करने में योगदान होगा, क्योंकि जान लीजिए मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली यूटी है, तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से वहां पर उपराज्यपाल की जो भूमिका है वह दिल्ली के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मामला यहां तक समझ गए कि यहां पर न्यू लिकर पॉलिसी जो है उसे रद्द कर दिया गया अगले ही साल 22 अगस्त 2022। इस तारीख को नोट कीजिए, यहां से घटनाक्रम जो है वो बदलता है। 22 अगस्त से 2022 में इसमें क्या होता है, ईडी के पास ये मामला पहुंच जाता है, प्रवर्तन निदेशालय के पास। ईडी क्या करती है, सीबीआई के पास पहुंच जाती है, क्योंकि ये मामला एलजी के द्वारा सीबीआई को दे दिया गया था जांच करने के लिए 2022 में। अब यहां ईडी पहुंचती है सीबीआई के पास कि आप मुझे पूरे मामले की जानकारी दीजिए, ठीक है। देखिए किस तरह से एक एजेंसी दूसरे एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। तो ईडी यहां पर पहुंचती है, चूंकि ये मामला जो इनका कहना है ईडी का, ये मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, इस मामले की जानकारी हमें दीजिए और हम क्या करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लेंगे। और ऐसा सीबीआई ने किया कि ईडी को यह मामला सौंपा और ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज कर लिया न्यू लिकर पॉलिसी का, ठीक है। इतना मामला समझ में आ गया। उसके बाद मामला आगे बढ़ता है 2 नवंबर 2023। ईडी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को पहला समन दे दिया। समन दिया जाता है कि आप आइए, आप पर हमने मामला दर्ज किया है, हम आप पर आरोप लगाते हैं कि आपने ये धांधली की है, इसीलिए आइए टेबल पर बैठते हैं, आपसे हम कुछ पूछताछ करना चाहते हैं, दरअसल हम आपका पक्ष जानना चाहते हैं। लेकिन यहां पर क्या अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि दरअसल ईडी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, ठीक है। यह विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसीलिए यह समन जो दिया गया, समन मिलने के बाद ये नहीं जाते हैं। और इस तरह से क्या होता रहा कि ईडी समय समय पर कई समन दी, लगातार 9 समन इन्हें दिया गया, इसके बावजूद भी ये पेश नहीं होते हैं। 10वां समन मिलने वाला था। अरविंद केजरीवाल साहब उससे पहले ही, यानी कि कल सवेरे, कल जब इनकी गिरफ्तारी हुई है 21 मार्च को, तो ये क्या किए हैं कि सवेरे पहुंच गए थे दिल्ली हाईकोर्ट। और दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच करके इन्होंने कहा कि मुझे लगातार 9 समन दिया गया है ईडी के द्वारा और मैं जो है शामिल होना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं शामिल नहीं हो रहा हूं, पर मुझे इस बात से संरक्षण चाहिए कि जब मेरे से पूछताछ की जाएगी ईडी के द्वारा तो फिर मुझे उस वक्त गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया, अरविंद केजरीवाल पहुंच जाते हैं। अब एक तरफ हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं, ईडी के पदाधिकारी खड़े हैं, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के वकील खड़े हैं। हाईकोर्ट यहां पर ईडी से पूछताछ करती है सबसे पहले कि आप बताइए कि आपके पास क्या पुख्ता जानकारी है, किस लिहाज से आप इनको समन दे रहे हैं। तो ईडी के अधिकारियों का कहना कि हां, हमारे पास इतनी जानकारी है, हमारे पास सबूत है इनके खिलाफ और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि इन्हें समन दे रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये पूछताछ के लिए आए, ठीक है। तो हाईकोर्ट यहां पर यह कहती भी है, वो केजरीवाल साहब का जो पक्ष है उनके द्वारा भी कहा जाता है कि फिर आप सबूत बताइए। लेकिन ईडी के अधिकारियों का कहना है कि ये चीज हम अभी इन्हें नहीं बता सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि ये गुप्त बातें हैं। तो फिर यहां पर कोर्ट कहती है कि ठीक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब के पक्ष का कहना था कि गिरफ्तारी से संरक्षण दे दीजिए। कोर्ट ने कहा कि अभी इस मामले पर हम फिर कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है, दोनों पक्ष को सुनने के बाद। तो यानी कि गिरफ्तारी से संरक्षण लेने के लिए जो दिल्ली हाईकोर्ट गए थे, यह संरक्षण दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया। यह मामला समझ में आ गया। जैसे ही ये चीजें दोपहर तक क्लियर होता है, उसके बाद क्या है कि दिल्ली में जो है ईडी अरविंद केजरीवाल के घर के पास पहुंच जाती है। पहले से ही नजर रखी हुई थी, ड्रोन कैमरा से वहां पर सुरक्षा के हालात देखे जा रहे थे, दिल्ली पुलिस का सहयोग मिला और ईडी 10वें समन लेकर के सीधे अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच जाती है और वहीं पर पूछताछ होता है और पूछताछ के तुरंत बाद शाम होते होते अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह मामला कुल समझ में आ गया, यहां तक की चीजें क्या हुई थी, ठीक है। उसके बाद यहां पर जब गिरफ्तार कर लिया गया तो यहां पर एक चीज और देख लीजिए कि यह मामला सिर्फ अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें पहले भी कई गिरफ्तारी हो चुकी है। जैसा मैंने कहा कि कई लोग जो हैं इस नीति को लेकर के संबंधित हैं, शराब नीति को लेकर के, जैसे कि उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया, उन्हें भी पहले ही गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। इसके अलावा एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है और वह नाम है विजय नायर। ध्यान दीजिए, हालांकि विजय नायर को यहां पर बेल मिल गया, अंतरिम बेल मिल गया और वजह है स्वास्थ्य कारण, खराब स्वास्थ्य की वजह से इन्हें कोर्ट ने बेल दे दिया, ठीक है। विजय नायर महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं, ठीक है। विजय नायर क्या है, आप कह सकते हैं बिचौलिया की भूमिका, मीडिएटर कहा गया है, मिडिल मैन कहा गया है, ईडी के द्वारा कहा गया है कि यह व्यक्ति जो है यही बिचौलिया बना है इस सभी प्रकरण में। होता क्या है कि विजय नायर जो है लगातार अरविंद केजरीवाल और इन सभी लोगों के टच में है। इस पर यह भी आरोप है कि कई बार ये अरविंद केजरीवाल के घर जाते रहे, दफ्तर जाता रहा, लंबे समय तक बातचीत होती रही है। एक बार यह भी कोशिश की गई कि अरविंद केजरीवाल और शराब व्यापारी की मीटिंग करा दी जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया था। फिर बीच में खबर आया था कि वीडियो कॉल पे ऐसे क्लिप बाहर हुए थे कि वीडियो कॉल पे इस तरह की बातें कराई गई और जिसमें अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए सुने गए हैं कि ये जो विजय नायर के बारे में कि ये अपना ही बच्चा है, यानी कि व्यापारियों से कह रहे हैं कि ये जो निर्णय लेंगे वही आखिरी निर्णय होगा, ठीक है। अब यहां पर चीजें समझते चलिए। तो ये जो बिचौलिया है ये किसके किसके बीच के बिचौलिया हैं, आप ये जानना चाहेंगे। एक बात यहां पर कही जाती है साउथ लॉबी, इस शब्द को देखिए, साउथ लॉबी की बात की गई। ये साउथ लॉबी और यहां पर दिल्ली गवर्नमेंट की बात। दिल्ली गवर्नमेंट में कौन कौन शामिल हो सकते हैं, वही सीएम हो जाएंगे, डिप्टी सीएम हो जाएंगे। संजय सिंह ये लीडर हैं, आम आदमी के बहुत कद्दावर लीडर हैं, तो इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा साउथ लॉबी, साउथ लॉबी में कौन कौन है, देखिए एक तो हो गए उद्योगपति। उद्योगपति कौन, जो कि शराब से संबंधित कारोबार करते हैं। और एक नाम और इसमें महत्वपूर्ण है और यह जो नाम है वह है के कविता का। ये जो नाम है वह है के कविता। कविता कौन है, ये लीडर हैं। ये भी अब साउथ की एक पार्टी है बीआरएस, आपने नाम सुना ही होगा, तेलंगाना से संबंधित ये पार्टी है, भारत राष्ट्र समिति, ठीक है। बीआरएस की ये लीडर हैं और बीआरएस तेलंगाना की एक पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी भारत राष्ट्र समिति। हाल ही में इसका नाम बदला गया था, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर करने के लिए। तो यहां पर एक बात समझ लीजिए, कहा गया कि अब मामला समझ में आ रहा है क्लियर कि ये जो मिडिल मैन है विजय नायर, ये मिडिल मैन रहता है साउथ लॉबी का और यह दिल्ली गवर्नमेंट का। तो यहां पर दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इस साउथ लॉबी के उद्योगपतियों को यह कहा गया कि आप ये बताइए कि हम नई लीकर पॉलिसी लेकर के दिल्ली गवर्नमेंट आ रही है, हम आपके फेवर में यह पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, जिससे आपके उद्योग को लाभ मिले, लेकिन इसके एवज में मुझे कुछ चाहिए। ईडी ने अभी अभी राव एवेन्यू कोर्ट में जो अभी केजरीवाल को जी को गिरफ्तार करके पेशी किया गया, तो कोर्ट में जो बयान दे रही है ईडी, उसमें यह ईडी ने कहा कि देखिए यह रिश्वत की मांग की गई, अरविंद केजरीवाल के द्वारा ही रिश्वत की मांग की गई और यही मुख्य आरोपी हैं, यही सरगना है इस पूरे खेल का, ठीक है। और कहा गया कि आप हमें रिश्वत दीजिए, कितना रिश्वत दीजिए, 100 करोड़, ठीक है, और ये 100 करोड़ कहां जाएगा, आपको, यानी कि आम आदमी पार्टी को। और ईडी ने कहा कि इसका जो इस्तेमाल हुआ है वह गोवा चुनाव में हुआ है, ठीक है। कहा गया है कि 45 करोड़ रुपया जो है वह गोवा चुनाव में ट्रांसफर किया भी गया था। यहां पर गोवा के जो उम्मीदवार हैं, गोवा के जो उम्मीदवार रहे थे
उस समय के चुनाव के, इनके बयान भी ईडी ने पहले ही दर्ज कर लिए हैं। देखिए, ईडी पर बहुत तरह के आरोप लगते रहे। ईडी पर हमेशा विपक्ष का आरोप लगता रहा है कि यह सरकार के इशारों पर काम कर रही है, सरकार जैसा चाह रही है ईडी वैसा कर रही है। इस बात को ध्यान रखते हुए ईडी बिल्कुल फूक फूक करके कदम चल रही है। एक चीज से आप देखेंगे, पूरे घटनाक्रम को ईडी बिल्कुल तार से तार जोड़ते हुए चल रही है और पूरी पुख्ता जानकारी कोर्ट को दे रही है। इसी लिहाज से अगर आप देखेंगे तो चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, के कविता हो, इन सबको बेल नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इनको बेल मिला है, विजय नायर को लेकिन स्वास्थ्य कारणों से यह बेल दिया गया है। तो मामला आपको कुल मिलाकर समझ में आया कि ये मिडिल मैन जो है विजय नायर, ये साउथ लॉबी और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच जो है उद्योगपति और नीति के बीच जो है कड़ी का काम करता है। और फिर यहां से ऐसा हुआ कि ये जो दिल्ली सरकार ने न्यू लिकर पॉलिसी बनाया, वे जो है उद्योगपति को ध्यान में रखते हुए, ताकि उनको फायदा मिल सके। मामला क्लियर हो गया कि मुद्दा था क्या, कहां पर गड़बड़ी की बात की गई। आम आदमी पार्टी को कहा गया कि 100 करोड़ तक मामला गया है, तो ये सब यहां पर मामला था। अब एक चीज देखते हैं कि ये आरोप क्या क्या रहा है नई शराब नीति का। इसी के तहत हम देखेंगे कि नई शराब नीति में प्रावधान क्या क्या किए गए हैं। शराब दुकानों के लाइसेंस फीस में अत्यधिक वृद्धि कर शराब कारोबारियों को लाभ दिया गया। मैंने पहले भी कहा कि इस न्यू लिकर पॉलिसी में 100% जो किया गया है शराब दुकान, वह प्राइवेट सेक्टर को चला जाएगा। ठीक है, सरकारें नहीं चलाएगी। खुदरा मूल्य पर शराब बिक्री से राजस्व को काफी नुकसान पहुंचाने की बात की गई। अब ये नई शराब नीति को जरा देखते हैं। देखिए, दिल्ली में 32 जोन हैं, प्रत्येक जोन में अधिकतम 27 शराब की दुकानें की बात की गई। इसके तहत क्या हो जाएगा, 849 दुकानों को लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया। पहले ही कहा कि प्राइवेट सेक्टर में सारी चीजें चली जाएगी। ठीक है, अब यहां पर समझ लीजिए कि नई नीति जो लागू हुई है उससे पहले दिल्ली की क्या स्थिति था। तो शराब दुकान की देखेंगे तो सरकारी क्षेत्र में 60% दुकानें आया करता था और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा 40% शराब की दुकानें चलाई जाती थी। ठीक है, लेकिन ये 60% जो है नई लीकर पॉलिसी के बाद इसी में मर्ज हो गया, यानी कि ये मामला जो प्राइवेट सेक्टर का 40% का था वो 100% तक पहुंच गया। ये चीजें क्लियर हो गई। यानी कि यहां पर देखें, जो आरोप लगाया गया है ईडी के द्वारा, ईडी ने जो साक्ष्य दिए हैं उसमें यही कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर को फायदा देने की कोशिश की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। और यहां पर यह भी देखा जा रहा है कि सरकार के अंतर्गत जितने भी दुकान थे सरकार ने खुद हटा करके प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, ताकि वहां पर प्राइवेट सेक्टर को लाभ मिल सके। ये सभी आरोप हैं, ईडी और सरकार के बीच में सारा मसला चल रहा है। अब यहां पर सरकार का क्या पक्ष था। अगर नई शराब नीति लाई गई तो दिल्ली सरकार क्या कह रही है। दिल्ली सरकार कह रही है कि देखिए, कुल मिलाकर के मुद्दा क्या है, शराब एक ऐसा पदार्थ है जिस पर राजस्व काफी मिलता है। ठीक है, राज्य सरकार को अच्छी खासी आमदनी होती है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू होने के बाद राज्य सरकारों के पास बहुत ऐसा विभाग नहीं बच गया जहां से कर इन्हें प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इसके लिहाज से राज्य सरकार कुछ ऐसे काम करते रहते हैं ताकि उन्हें अधिक से अधिक राजस्व मिल सके। ये नई शराब नीति के तहत भी यही तर्क दिया गया कि 3500 करोड़ रुपए का राजस्व दिल्ली को मिल पाएगा। ठीक है, शराब दुकानों के लाइसेंस की फीस को कई गुना यहां पर बढ़ा भी गई और यहां पर लाइसेंस का कैटेगरी बनाया गया, जिसमें L1 यदि लाइसेंस किसी प्राइवेट सेक्टर को लेना है तो 5 करोड़ रुपया तक देना पड़ेगा। ये पहले 25 लाख ही हुआ करता था। ठीक, अन्य कैटेगरी के भी जो लाइसेंस हैं उसमें भी काफी यहां पर इजाफा कर दिया गया। ठीक है, 3 वजह और क्या क्या हो सकता है। देखिए, दिल्ली में करीब 2000 गैर कानूनी शराब की दुकानें थी। तो सरकार का यह तर्क था कि ये जो गैर कानूनी शराब की दुकान है इसको हम खत्म करना चाहते थे और कानूनी दुकान की संख्या जो है 850 थी पहले था। तो इस दुकान को बंद करने की कोशिश इस नई शराब नीति के तहत किया गया। यह दिल्ली सरकार का पक्ष था। आबकारी विभाग ने एक साल में 7 लाख शराब की बोतलें पकड़ी थी। वहीं करीब 1864 एफआईआर दर्ज किया गया था। गैर कानूनी शराब के साथ 1000 गाड़ियां भी जब्त की गई थी। तो कहने का मतलब है कि दिल्ली गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये जो गैर कानूनी काम चलाया जा रहा था, हम इस पर लगाम लगाना चाहते हैं। नई नीति लाई गई ताकि टैक्स चोरी करने वाले दुकानदारों पर लगाम लगाया जा सके और टैक्स सरकार को मिल सके, सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हो सके, राजस्व लाभ प्राप्त हो सके। दिल्ली की नई शराब बिक्री नीति के अंतर्गत अब नियम क्या है, मामला समझ में आ गया। सबसे पहले अब नियम को जरा देख लेते हैं। शराब की होम डिलीवरी हो पाएगी। होम डिलीवरी कहने का मतलब क्या है, जैसे आप जोमेटो से खाना मंगाते होंगे तो घर तक आ जाता है ना, ठीक है ऐसा ही आप शराब भी चाहें तो अब दुकान जाने की जरूरत नहीं था। इस शराब नीति के तहत सीधे घर तक
मिल जाएगा, वहीं बैठ के आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। शराब दुकानों को सुबह 3 बजे तक खोले रखने की सिफारिश की गई, क्योंकि आप देखते होंगे विभिन्न शहरों में एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया जाता है कि रात के इतने बजे के बाद आप शराब दुकान नहीं खोल सकते हैं। लेकिन दिल्ली में क्या किया गया कि सुबह 3 बजे तक आप आराम से शराब की दुकानें खोले रह सके। तो ये सब चीजें आपको क्या नहीं लगता कि प्राइवेट सेक्टर को यह फायदा देने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई है? लाइसेंसधारी शराब पर असीमित छूट देने का प्रावधान भी था। अब यहां पर क्या क्या हो सकता है, देखिए कहा गया कि शराब की दुकान की खिड़की सड़क की तरफ नहीं होनी चाहिए। शराब दुकान के पास अपनी पर्याप्त जगह होनी चाहिए जो कम से कम 500 स्क्वायर फीट में हो। अब खुली जगहों पर शराब पीना प्रतिबंधित है। दुकान के अंदर ही उसका काउंटर भी होना चाहिए। ये कुछ बातें जो है न्यू लीकर पॉलिसी के तहत किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। अब यहां पर देखिए आप पूरा मसला समझ चुके हैं। कोर्ट में अभी तक क्या हुआ है यह भी आप समझ चुके हैं कि कोर्ट में ईडी पहुंची है। ईडी ने कहा है कि हमें 10 दिन का रिमांड अरविंद केजरीवाल का दीजिए ताकि हम और पूछताछ इनसे कर सके, क्योंकि कई आरोपी जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है उन सभी ने भी इनका नाम लिया है। यही मुख्य आरोपी हैं, यही किंगपिन है। तो इन्हीं से हम पूरी तरह से पूछताछ करना चाहते हैं। सरगना है कि क्या क्या किस तरह से काम किया गया है। ठीक है, अब यह देखना होगा कि कोर्ट का वहां से क्या जवाब आता है, और जो शराब नीति था क्या उसमें बदलाव किए गए थे, नियम कानून क्या था, किस तरह से किसको फायदा देने की कोशिश की गई, हमने सारे मुद्दे देख लिए। अब हम यहां पर जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तारी संभव है या नहीं। ठीक है, क्योंकि देश में पहले मुख्यमंत्री ये रहे जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया। आपको 1997 का यदि याद हो, बिहार के मुख्यमंत्री उस वक्त लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे और एक घोटाला काफी फेमस है, चारा घोटाला। तो चारा घोटाला में ये मुख्य आरोपी बना दिए गए थे लालू प्रसाद यादव, और इन्हें जो है गिरफ्तार किया गया। लेकिन उससे पहले इन्होंने इस्तीफा देकर के अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। जयललिता का केस आप जानते हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। हेमंत सोरेन की मैंने बात किया झारखंड में, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री पद पे मतलब रहते हुए उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, इस्तीफा दे दिया, फिर वो गिरफ्तार हुए थे। चंपई सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये पहले व्यक्ति रहे जिन्हें मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी तक ये पद पर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये पहला मामला था। अब यहां पर यह देखना होगा कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो गिरफ्तारी हो रहा था, मुख्यमंत्री पद पर थे, उससे पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसमें उमा भारती, वीएस येदियुरप्पा ये बीजेपी से शामिल है, ये जो है जेएमएम से शामिल है, आरजेडी से शामिल है, और जयललिता रही हैं। ये सब गिरफ्तार होने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिए थे। अब इससे संबंधित कानूनी प्रावधान क्या है, जरा इसको टटोल के देखते हैं। देखिए, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 के अंतर्गत किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी में छूट देने की बात की गई है। लेकिन कब? यह कहा गया है कि यदि सत्र चल रहा है, यानी कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद तक इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ताकि ये उन्मुक्त होकर के किसी भी प्रभाव या दबाव के बिना ये अपना काम कर सके। ठीक है, इसीलिए इस तरह का काम किया गया। क्रिमिनल मामले में जो गिरफ्तारी है उसमें छूट का प्रावधान इसके तहत भी नहीं दिया गया, केवल सिविल मामलों में दिया गया है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मुख्यमंत्री किसी राज्य के होते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, विधानसभा सत्र शुरू होने में 20 ही दिन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्रिमिनल मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 361 क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। आर्टिकल 361 कहता है कि हम गिरफ्तारी में छूट देंगे, लेकिन 2 ही पद पे रहे हुए व्यक्ति को। एक जो देश के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, दूसरे जो विभिन्न राज्य हैं उनके जो राज्यपाल हुआ करते हैं उनको भी पद पे रहते हुए छूट दिया जाएगा। यानी कि उनको किसी भी मामले में पद पे रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, चाहे वो सिविल मामले में हो चाहे वह क्रिमिनल मामले में हो, दोनों ही मामलों में इन्हें छूट दिया गया। लेकिन अगर सीएम रहते हैं, मान लीजिए कोई सीएम है, यही समझिए, अगर कोई सीएम है, पीएम है, तो ये आम नागरिक के तहत, आम नागरिक के जैसा ही इनसे बिहेव किया जाएगा और इन्हें किसी तरह का छूट नहीं दिया जाएगा, ना ही सिविल मामले में ना ही क्रिमिनल मामले में, और इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। तो एक बात तो ये हो गई कि गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा मसला अब ये है, हमने डिबेट में कहा था कि गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन क्या यहां पर अब वो जेल से चला सकते हैं अपनी सरकार? देखिए, अगर कोई सिविल सेवक हो, कोई सरकारी अधिकारी हो, वो गिरफ्तार हो जाता है
और जेल चला जाता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी कि अपना कामकाज वो जेल से नहीं किया कर सकता है। लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री को लेकर के ये मसला नहीं है, ये यहां पर स्पष्ट प्रावधान भी नहीं है कि वो जेल से चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इस पर देखेगी। गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि आरोप पर गिरफ्तारी हुई है, आरोप सिद्ध हो जाता है और फिर उन्हें तब इस्तीफा देना पड़ेगा। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर बहुमत में उनकी सरकार नहीं रहती है तब भी इस्तीफा देना पड़ता है मुख्यमंत्री को, वो हट जाएंगे। तो ये सब अभी देखने की मसला होगा। हाँ, यहां एक चीज ये देखने वाला होगा, जैसे कि आतिशी कहे कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर क्या निर्णय देती है। उन्होंने कहा कि हम कैबिनेट मीटिंग जो है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं रहेंगे और कैबिनेट मीटिंग जो है हम जेल में ही चाहते हैं, जेल से ही ये सारा मामला हो जाए। तो यहां पर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर क्या जानकारी देती है, वहां से फिर तय हो पाएगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल पद पर बने रहते हैं या नहीं बने रहते हैं। उस स्थिति में यह भी देखा जाएगा कि उपराज्यपाल चूंकि केंद्र के प्रतिनिधि हैं, यहां यदि राजनीतिक संकट दिल्ली में उत्पन्न होता है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो संभव है उपराज्यपाल प्रेसिडेंट को अपने इसके लिए रिपोर्ट सौंप सकते हैं कि यहां पर राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं है, तो यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। यह सिफारिश उपराज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। इस कंडीशन में क्या प्रेसिडेंट यहां पर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा पाते हैं या नहीं, इन सभी मुद्दों पर बहुत सारे अभी कानूनी दांवपेच फंसे हुए हैं। आपको पूरी मसले को जानकारी अगर प्राप्त करना है तो लगातार मैगजीन और अखबार वगैरह पढ़ते रहिए। चलिए, इस मुद्दे पर एक प्रश्न है, किसी व्यक्ति के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तारी संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य है पूछा गया है। संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी से छूट प्राप्त है, यहां पर देखना है कि मुख्यमंत्री उसमें शामिल है या नहीं। किसी व्यक्ति को राज्य के राज्यपाल पद पर होने की स्थिति के बावजूद क्रिमिनल मामले, ठीक है, यहां पर डिफाइन कर दिया गया है, क्रिमिनल मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। सत्य है पूछा गया है, 4 विकल्प है, आपको देखना है कि 2 स्टेटमेंट में से कौन सा सही है भी या कि नहीं, दोनों, ठीक है, उसके आधार पर 4 विकल्प हैं, कोई एक विकल्प ही सही होगा। जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उस पर आपका क्या विचार है? क्या आपको वाकई लगता है कि सरकार के द्वारा विपक्षी पार्टियों को परेशान किया जा रहा है, या फिर आपको यह लगता है कि नहीं, विपक्ष में अगर कुछ गलत हुआ है तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? तमाम घटनाक्रम पर आप जो भी अपने विचार रखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।